ओके, सो आज हम शुरू करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम एज अ चैप्टर हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत जगहों पे आपको इसका यूज देखने को मिलता है। मैथ्स में आप कह सकते हो कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके हर एक चैप्टर में क्वेश्चन बनाया जा सकता है लॉगरिथम का यूज करके। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में भी लॉगरिथम का एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनेगा। इनफैक्ट हर एक चैप्टर में बन सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी आई थिंक आपको ऑलरेडी सर ने बेसिक मैथ्स में थोड़ा डिस्कस किया होगा, वहां पे भी लॉगरिथम का बहुत यूज होता है। केमिस्ट्री में भी लॉगरिथम का बहुत यूज होता है। तो इन जनरल आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट 20-22 दिन से क्लास कर रहे थे, उसको इतना तो पता है कि लॉगरिथम का एक अच्छा खासा यूज होता है और इसके हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसको बढ़ाते आगे, सबसे पहला सवाल जो मन में आना चाहिए कि अगर इतना एप्लीकेशन है, क्यों इतना एप्लीकेशन है? व्हाई डू वी स्टडी लॉगरिथम? एनीवन? हम लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं? एनी गेसेस? ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा हो, जो भी आंसर पता हो चैट बॉक्स में बताओ। क्या लगता है आपको कि हमको लॉगरिथम हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी लॉगरिथम? एनीवन? ट्राई इट आउट, सोचिए। व्हाई डू वी स्टडी लॉगरिथम? एनीवन? वट एवर यू फील, जो पता है बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं है। उज्जवल कह रहा है सर क्योंकि वो मेरे सिलेबस का पार्ट है। हर्ष कह रहा है इट गिव्स अस इन्फो अबाउट एनी स्मॉल डेटा। हर्ष थोड़ा मोड़ा सही है, उज्जवल तो पूरा सही सिलेबस के अंदर का पार्ट है। देखो यार, द रीजन व्हाई वी स्टडी लॉगरिथम इज, सबसे पहले आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर तो पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, राइट? ये बताओ, अगर हमको 16 इंटू 8 करना है, 16 इंटू 8 करना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, एक डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन अगर किसी कोई इसको एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में ब्रेक करना चाहता है, तो वो ये चीज ऑब्जर्व कर पाएगा कि 16 एक 2 का पावर होता है, 8 भी एक 2 का पावर है। तो कहने के लिए 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का पावर 4, और 8 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3। अब आप बताओ स्टूडेंट्स कि अगर हम दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और अगर उनका बेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं? आप चैट बॉक्स में बताओ कि इसका आउटपुट हम क्या लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? मुझे हर एक बंदे से अभी इसका रिस्पॉन्स चाहिए। ऋषु, आदित्य, अमन, अमृत, अर्णव, गुलशन, हर्ष, कनिष्का, मानस, मंजेश, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कीजिए। हर्ष सही है, अमृत सही है, उज्जवल सही है, आदित्य गलत है, कनिष्का सही है, गुलशन सही है, प्रफुल गलत, आदित्य नाउ इट इज करेक्ट, मृगंग सही है, सनी करेक्ट। ओके, तो गाइज बेसिकली क्या होता है कि जब बेसिस सेम होते हैं, एक छोटी सी चीज हमने देखी हुई है एक्सपोनेंटेड पावर क्लास 8 में, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n। a के पावर में m लगा हुआ है और वो एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर n जैसा। तो दोनों में बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है। तो उस केस में इसको क्या बोला जाता है? दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। हम उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं, सेम बेस रखकर हम उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3। 4 प्लस 3 करोगे तो 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे क्या इसको बेस में कन्वर्ट करने की जरूरत थी? नहीं, छोटे छोटे नंबर्स से आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो।
लेकिन ये एक्सपोनेंट एंड पावर आपको हेल्प कहां करता था? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान कर देता था। जैसे ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एंड दिस टाइम लेट्स से आई एम टेकिंग let's say 7 to the power 1000 into 21 to the power let's say 500 into 3 to the power let's say 600। अब हमको मान लो ये कैलकुलेशन है, राइट? बड़ा मुश्किल सा कैलकुलेशन दिख रहा है, 7 to the power 1000, 21 to the power 500, 3 to the power 600। अब यहां पे भी आप जो हम लोग लोअर क्लासेस में देखते थे कि जो बीच में जो 21 है, that 21 is actually 7 into 3। वो जो बीच में 21 दिख रहा है, that is actually 7 into 3। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे 21 को 7 into 3 लिख देते थे, और फिर हम क्या करते थे, पावर्स को ब्रेक कर देते थे। बिकॉज अब यहां पे जो रूल लगता है वो रूल होता है ए बी ए इंटू बी होल टू द पावर m। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो मतलब ए बी बेस में है, उसके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो उस केस में आप दोनों के इंडिविजुअल नंबर पे पावर ब्रेक कर सकते हो। तो इस चीज को यहां पे यूज करते हुए, ये जो 7 इंटू 3 के ऊपर पावर 500 लगा हुआ है, तो हम क्या करते थे, 7 टू द पावर 500 करते थे, 3 टू द पावर 500, मतलब हमने ब्रेक कर दिया। हमने 7 के ऊपर भी पावर डाल दिया, हमने 3 के ऊपर भी पावर डाल दिया, और यहाँ पे 3 टू द पावर 600 जो पहले से प्रेजेंट था उसको फिर से लिख दिया। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये दोनों के बेसिस सेम है, और यहाँ पे इन दोनों के बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं, हम पावर्स को क्या करते हैं, एडिशन। तो ये बन जाता है आपका 7 टू द पावर 1000, और यहाँ पे 500 है, तो कितना हो जाएगा, वो हो गया 1500। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 500 है और उधर 600 है, तो कितना बन जाएगा, 1100 बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा उस जो बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा था, 7 था, 21 था, 3 था, अब वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो चुका है। अब वो फाइनली क्या है, 7 टू द पावर 1500 इंटू 3 टू द पावर 1100। तो ये सारे रूल्स, ये बेसिक क्वेश्चन में आई थिंक सबने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मल्टीप्लाई करने के मुकाबले ये सारे रूल्स हमारे को कहां हेल्प किए थे। तो जैसे पहला वाला जो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा हुआ है, वहां पे हमने देखा कि बेसिस सेम होता है तो पावर को सीधा जोड़ दीजिए, है ना? बेसिस सेम होता है तो सीधा पावर्स को जोड़ दीजिए। तो ऐसा मतलब कि मल्टीप्लीकेशन के मुकाबले हमें एडिशन हमारे लिए आसान होता है, मल्टीप्लीकेशन के मुकाबले एडिशन हमारे लिए आसान होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी चीज का डिवीजन करना आसान लगेगा या सब्ट्रैक्शन करना आसान लगेगा, आप सोचो, बड़े बड़े नंबर्स दे रहा हूं, बड़े बड़े नंबर्स में आप बताओ आपको डिवीजन करने में आराम लगेगा, आसान लगेगा, या सब्ट्रैक्शन करने में? सब्ट्रैक्शन करने में, राइट? बहुत लोग चैट में बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन करने में आसान रहेगा। तो लॉगरिथम क्या करता है, जैसे हम लोग एक्सपोनेंट में देखते थे कि हम मल्टीप्लिकेशन को कहीं ना कहीं एडिशन में कन्वर्ट करते थे, बेसिस सेम होता था पावर जोड़ देते थे, या डिवीजन होता था तो उसमें पावर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक उसी तरीके से लॉगरिथम में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लॉगरिथम में हमें ये हेल्प करता है हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने में। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लॉगरिथम के हेल्प से बहुत सिंपल हो सकता है। ठीक है, अब सोचो 7 टू द पावर 1000 कैलकुलेटर में डालोगे तो वो भी पॉइंट में आंसर देगा। अब एक छोटा सा लॉग टेबल होता है जो कि आप कह सकते हो, जनरली हम लोग को 7 टू द पावर 1000 अगर हम लॉग के हेल्प से कैलकुलेट करना चाहेंगे क्वेश्चन के दौरान, तो वो छोटा मोटा आपको हिंट भी दे देगा, जैसे log 7 की वैल्यू दे देगा, तो हम उसके हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं बिना कैलकुलेटर के। समझ पा रहे हो? सिर्फ एक log 7 का एक बेस के हेल्प से कोई वैल्यू दे दिया जाए, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज यूज करके, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके बिना कैलकुलेटर के 7 टू द पावर 1000 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेजर फायदा होता है लॉगरिथम का। और वो एक्चुअली में कैसे होता है, तो आपको दिखेगा आगे कि लॉगरिथम में भी मल्टीप्लिकेशंस में जो चीजें होती हैं उनको हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, एंड सिमिलरली डिवीजन में जो चीजें होती है उनको हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एंड हम
मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले एडिशन में ज्यादा कंफर्टेबल है, डिवीजन के मुकाबले सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। So this is the reason why we study logarithm, और इसीलिए आपको ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह पे मिलेगा, बिकॉज हर जगह पे तो कैलकुलेशंस होती ही होती है। ठीक है, बढ़ते आगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये लॉगरिथम ऑफ अ नंबर होता क्या है, राइट? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर होता क्या है? तो अगेन जैसे मैंने बताया कि लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट एंड पावर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n को आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी, और वो क्या रहेगा, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। जैसे मान लो मैंने बोला कि चलो 25 को रिप्रेजेंट करना है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 49 दिया हुआ है, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। 49 यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर है और हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, अगर किसी को डाउट हो रहा है व्हाट इज दिस एक्सपोनेंट फॉर्म, तो गाइज किसी भी नंबर को जब हम a टू द पावर b में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, a टू द पावर b में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा a होता है उसको हम कहते हैं बेस, जो नीचे लिखी हुई रहती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर लिखी रहती है उसको हम पावर कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये एक्सपोनेंट भी सुनने को मिलता है, कहीं कहीं पे ये डिग्री भी सुनने को मिलता है, इंडेक्स भी सुनने को मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है। सो अब क्योंकि ये जो पावर है कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट हम कहते हैं उसको, तो ये कह सकते हो कि दिस रिप्रेजेंटेशन को वो नाम बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उस हिसाब से इसका नाम बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गुड मॉर्निंग प्रदीप, यू आर लेट बाय 15 मिनट्स। अभी इसी स्लाइड पे चल रहे हैं, बाकी का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो मैं कह रहा था कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे 49 था, 49 को 7 स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, तो 7 स्क्वायर की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए हो वहां पे 7 को बोला जाता है बेस और 2 को बोला जाता है पावर, है ना? 7 को बोला जाता है बेस और 2 को बोला जाता है पावर। अच्छा, आप देखिए कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 1 को छोड़ के आपका बेस कभी भी 1 नहीं होगा, है ना? मतलब ये कुछ बेसिक कंडीशंस है जो हम आगे और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लिखा हुआ है, a is also a positive real number different than unity। unity का मतलब होता है 1 यार, unity का मतलब होता है 1, ठीक है? एंड x हमारा एक्सपोनेंट है। तो ये अभी मैंने बस आपको कहीं ना कहीं एक बार वापस से रिकॉल करवाया एक्सपोनेंट वाला चीज। अब इसी को हम लॉगरिथम में कैसे पढ़ते हैं? सो द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, लॉगरिथम टू द नंबर, रुको मैं इसको पहले यहां पे लिखता हूं, हम लिखते हैं लॉग, LOG लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है n और g के नीचे, g के यहां पे कह सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है a। इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको हम पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, ठीक है? इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये आपको आउटपुट क्या देता है? तो देखो, द लॉगरिथम, इस लाइन को पढ़िए, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain n। शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा समझने में। ये कह रहा है हिंदी में कि e को कितने पावर से रेस करोगे ताकि आपको n मिलेगा। a को जो बेस है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द, यहां क्या लिखा है, इट इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर।
तो आपको लॉग से क्या मिलता है, एक्चुअली में पावर की वैल्यू मिलती है। किस चीज की पावर मिलती है? टू विच द बेस a must be raised to obtain the number n। तो बेस को कितने पावर से रेज करेंगे ताकि n मिलेगा। बेस जो है उसको कितने पावर से रेज करोगे ताकि n मिलेगा, वही आपका आंसर होता है। इसको समझने के लिए लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। log 4 with base 2। आपसे क्या पूछा जा रहा है? log 4 to the base 2 कैलकुलेट कीजिए। log का मतलब पावर नहीं होता है आदित्य। log कैलकुलेट करते हो तो वो आपको जो आउटपुट देता है ना, वो आउटपुट किसी का पावर होता है। ठीक है, जैसे अभी यहां देखिए, इसका मतलब क्या है? इस log 4 to the base 2, इसका मतलब क्या होगा? आपको इसका आंसर विल बी, आंसर इज द नंबर, कौन सा नंबर है वो? द नंबर, और पावर कह सकते हो, आंसर इज द पावर which 2 is raised, which base 2 is raised to get 4। आपको इसका आउटपुट क्या बताना है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो बेस में जो नंबर है उसको कितना पावर से बढ़ाओगे ताकि 4 आएगा। बोलो, बेस को कितना पावर से बढ़ाओगे ताकि 4 आएगा? बेस में क्या दिख रहा है? मैं आपसे पूछूंगा 2 का कितना पावर 4 होता है, आपका आंसर क्या होगा? एवरीवन, अगर आप यहां पे समझना चाहते हो तो पार्टिसिपेट करो। एवरीवन रिप्लाई इन चैट, ट्रस्ट मी, ओनली देन यू विल गेट द इंटरेस्ट। अगर आप सुनते रहोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आप 1.5 घंटे तक खाली सुन के अपना कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हो। यू जस्ट नीड टू रिप्लाई इन चैट। वेरी गुड, तो एवरीवन इज रिप्लाइंग इन चैट। करीब मेरे को कितने मैसेजेस आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैसेजेस आ चुके हैं। वेरी गुड। सो अभी भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, ट्राई पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो यहां पे सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है? log 4 with base 2। आपको खुद से क्या सवाल पूछना है? 2 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 4 आएगा? 2 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 4 आएगा? आंसर इज 2। ठीक है, चलो एक और सवाल पूछता हूं। log 27 with base 3, बताइए 3 को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 27 आएगा? ग्रेट, वेरी क्लियर, द आंसर इज 3। नेक्स्ट, और भी क्वेश्चंस है? टू को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि 1/2 आएगा? सोचिए इसका आंसर क्या होगा? 2 को कितने पावर से रेज करेंगे ताकि 1/2 आएगा? हर्ष, सनी, गुलशन, अमन, वेरी गुड, सही है। आदित्य गलत, आदित्य हेजलवुड गलत, मृगंग सही है, प्रदीप गलत। गाइस अब आपको क्या सोचना है, अपने मन में क्या सोचना है? 2 का क्या पावर होगा? 2 का क्या पावर रखोगे ताकि आपको 1/2 मिलेगा? सो एक छोटी सी चीज होती थी जो लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, a to the power -1 इज इक्वल टू 1/a होता है। a के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम -1 का पावर लगाते हैं ना, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम -1 का पावर लगाते हैं तो वो 1/a बन जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 का कितना पावर रखेंगे ताकि 1/2 आएगा?
2 का कितना पावर रखेंगे ताकि 1/2 आएगा, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? आपका आंसर निकल कर आना चाहिए -1, बिकॉज 2 to the power -1 is 1/2. 2 to the power -1 is 1/2. कुछ लोग यहाँ पे गलती किए हैं, मानस, ऋषु, रॉबिन, प्रदीप, आदित्य। गाइज ये बेसिक आइडेंटिटी है एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट पावर है वो यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 का कितना पावर रेज करोगे ताकि 1/2 आएगा, दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, अगला सवाल, 1 को कितने पावर से रेज करोगे ताकि 2 आएगा? 1 को कितने पावर से रेज करोगे, सॉरी बेस क्या है, बेस तो 2 है ना, 2 को कितने पावर से रेज करोगे ताकि 1 आएगा? ग्रेट, अमन, विवेक, सनी, हर्ष, मृगंग सही है, मंजेश गलत, प्रफुल्ल सही है, गुलशन सही है, कनिष्का सही है, रॉबिन सही है, ग्रेट। अब यहां पे हमारे दिमाग में जो अगला थॉट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? a to the power 0 is equal to 1. a is नॉन जीरो, मतलब जीरो छोड़कर, बेस में जीरो छोड़कर कोई भी नंबर लिखिए, उसके ऊपर जब पावर 0 लगाते हो, जैसे मान लो 7 to the power 0, मान लो -7 to the power 0, मान लो 1/2 to the power 0, कोई भी नंबर जीरो छोड़ के कोई भी नंबर लिखिए और उसके ऊपर जब भी पावर आप 0 लगाते हो उसका आउटपुट होता है 1। ठीक उसी तरीके से अगर हम log 1 with base 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको खुद से क्या सवाल पूछना चाहिए? 2 को कितने पावर से रेज करेंगे ताकि 1 आएगा? तो 2 को 0 पावर से रेज करोगे तब जाके 1 आता है। 2 को 0 पावर से रेज करोगे तब जाकर 1 आता है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना क्लास 8 का छोटा सा एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो फाइनली अब आप ये डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ था ऊपर, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर, तो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? आपको आउटपुट में वो नंबर मिल रहा है जो कि पावर होता है, और किसका पावर? बेस को जितना पावर से रेस करके n चाहिए, बेस को जितना पावर से रेस करके n चाहिए वो पता चलता है। ओके, वो पता चलता है कहीं ना कहीं। प्रदीप कह रहा है सर 0 करेंगे तो 0 होगा। नहीं प्रदीप, 0 to the power 0 मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है। 0 to the power 0 मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो वो डेफिनेशंस आपको समझ में आ गया होगा। तो एक छोटी सी चीज, जब आपको देखो, आप उस पार्ट को देखो, लॉग, अगर मैं बोलूं कि log n with base a का वैल्यू x है, log n with base a का वैल्यू x है, तो इसका मतलब आप क्या समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए कि a को x पावर से रेज करने से n आता है। यस और नो स्टूडेंट्स? डेफिनेशन पे ही बात हो रही है। जैसे हमने पिछले वाले में हमने यहां पे लिखा log 1 with base 2 का वैल्यू 0 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 को 0 पावर से रेज करेंगे तो 1 आएगा। 3 वाले में log 1/2 to the base 2, उसका वैल्यू -1 है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि 2 को -1 पावर से रेज करेंगे तो 1/2 आएगा। सेकेंड वाले में log 27 to the base 3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब बेस जो है 3 को 3 पावर से रेज करने से 27 मिला है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सिंबल्स को यूज करेंगे और हम बोल रहे हैं कि log n to the base a का वैल्यू अगर x है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a का पावर x बराबर n होगा? a का पावर x बराबर n होगा, यस और नो? बोलिए। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो आप इस चीज से भी एग्री करोगे कि फिर ये दोनों क्या है? ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पे ये वाला एरो लगा हुआ है। ये एरो का मतलब होता है
इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और इस एरो के राइट हैंड साइड में सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। रॉबिन्स कौन सा पार्ट नहीं समझे, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके बताओ कौन सा पार्ट नहीं समझे हो। अच्छा अनम्यूट का तो ऑप्शन बंद हो रहा है, रुको रुको रुको। हाँ बताओ। सर जो आप घेरे हुए हैं ना येलो कलर से, हाँ हाँ वही वही। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, उस इसको भूल के खाली इतना बात बताओ कि इससे आप क्या समझते हो। ये राइटिंग का मतलब आप क्या समझते हो। अभी हम लॉग के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो आप सॉल्व कर पा रहे थे। यस सर। ठीक है, तो आप जब आपको मैं log n टू द बेस a लिखा हुआ रहता है तो आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो, सर बोलिए दिमाग लॉग, में हम क्या। सर लॉग ही नहीं समझ रहे हैं लॉग। बेटा सबसे पहले log नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपसे। यस सर, वो पहले वाला क्लास हम किए थे ना तो वही उसी बेस था। ये वाली चीज में आपने कैसे कैलकुलेट किया इन सब चीजों को। आपने अपने दिमाग में जब हमने मान लो log 27 टू द बेस 3 था तो आपने अपने दिमाग में उस टाइम पे क्या सोचा कि 3 को कितना पावर से रेस करेंगे तो 27 आएगा, ये सोचे थे कि नहीं। यस सर। है ना, तो उसी चीज को हमने हाँ। वहां लिखा है। मतलब यहाँ आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि 3 को कितने फिर पावर से रेस करेंगे ताकि 20। 27 आएगा। तो यहाँ पे हमने पावर तब 3 डिसाइड किया था, है ना। यहाँ पे यस ठीक सर। उसी तरीके से 2 को कितने, जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने क्या सोचा था कि 2 को कितनी पावर से रेस करेंगे ताकि 1 आएगा। तो हमने डिसाइड किया वहां से कि पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो यस सर। अब यही चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि थोड़ा सा क्या माइक से नीचे वो करो, सांस ले रहे हो तो आवाज आ रही है। तो यहाँ पे log n टू द बेस a है, तो ये इसके कारण हमारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसके कारण हमारे दिमाग में चल रहा होगा a का कितना पावर रखे ताकि क्या आए, n आए, है ना। a का कितना पावर रखे ताकि n आए। और अगर आपका log का आउटपुट x के बराबर दिया हुआ है तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, हमको इससे ये पता चल जाता है कि a के ऊपर पावर कितना जाएगा, x रखने पे n के बराबर होता है। यस और नो, क्या ये चीज अभी क्लियर है। फिर से बता रहा हूं, यहां पे जब खाली ये चीज होती है log n टू द बेस a, तो हम अपने दिमाग में क्या देखते हैं कि a के ऊपर कितना पावर लगाए ताकि n आएगा। और अगर आपने log कैलकुलेट करके वैल्यू x लिखी है, आपने बोला कि इसका log कैलकुलेट करके x आया है, तो मेरे को उससे क्या पता चल जाएगा कि a के ऊपर कितना पावर लगाने से n आया है, तो a के ऊपर x लगाने से n आया है। ठीक है विवेक, जो आपका क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पे ये वाली चीज और ये वाली चीज को आइडेंटिकल लिखा गया है, क्योंकि जो लेफ्ट में लिखा गया है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, वो अल्टीमेटली आपका होता क्या है, वो आपका a टू द पावर x इज इक्वल टू n ही तो होता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, एक की जगह पे आप दूसरे को लिख सकते हो या सेकेंड वाले की जगह पे आप फर्स्ट वाले को लिख सकते हो, दोनों का मतलब मैथ्स में सेम होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं, ये जो हम डेफिनेशंस बनाए हैं इसमें कंडीशंस क्या क्या है। तो आपका जिसका लॉग कैलकुलेट किया जा रहा है n का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ कंडीशंस को याद रखिए कि जिसका लॉग कैलकुलेट किया जाता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉग का आउटपुट नेगेटिव आ सकता है स्टूडेंट, लॉग कैलकुलेट किया किसी नंबर का तो रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का लॉग कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कैलकुलेट किया नहीं जा सकता है। जैसे आप यहां देखिए
तो ये थर्ड वाला आपको दिख रहा है, यहाँ थर्ड वाले में हमको आंसर मिला था -1, तो ये हमको लॉग का आउटपुट मिला है। एक नंबर का लॉग कैलकुलेट किए तो नेगेटिव नंबर आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का लॉग कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे मोटे सवाल आपके आएंगे कि अच्छा इसको फिर जैसे 1 क्यों नहीं रखा गया, है ना। अभी अमन पूछ रहे कि इसको 1 क्यों नहीं रखा गया, तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं अमन, यहाँ पे अगर मैंने log 1 टू द बेस 1 पूछा, log 1 टू द बेस 1 पूछा, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, log 1 टू द बेस 1 का आंसर आप क्या बोलोगे, चैट बॉक्स में सोचो। रॉबिन का कहना है 1, मंजेश का कहना है 0, प्रदीप का कहना है 1, प्रफुल्ल का कहना है 0, विवेक का कहना है 0, हर्ष का कहना है इनफाइनाइट, हर्ष इज करेक्ट, गुलशन इज करेक्ट। देखो गाइस, जब ये दिख रहा है आपको तो हमारे माइंड में जो चलना चाहिए वो ये कि इसका मतलब हुआ जो हमारा ये बेस है हमारा 1। अब 1 के ऊपर भाई कितना पावर लगाए, 1 के ऊपर कितना पावर लगाए ताकि नंबर निकल कर आए, और नंबर भी 1 था। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो सबको पता है कि 1 का कोई भी पावर लगाओगे 1 ही आएगा, 1 का कोई भी पावर लगाओगे 1 ही आएगा। तो आप वो पावर चाहो तो 5 रख सकते हो, चाहो तो -5 रख सकते हो, 1/2 कुछ भी पावर रखो, 1 का कोई भी पावर रखो हमेशा 1 आता है, राइट। नेगेटिव भी आता है, मतलब पावर नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, आपको यहाँ पे देखने को मिला अनडिफाइंड सिनेरियो। अनडिफाइंड सिनेरियो क्यों, बिकॉज 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 के ऊपर हम कोई भी पावर लगाएंगे हमको स्टिल रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 टू द पावर एनीथिंग हमको रिजल्ट में 1 ही मिलेगा। तो आप बताओ इस केस में अगर आप लॉग कैलकुलेट करते हो तो आपका एक आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं एक तरीके से, राइट। रॉबिन पूछ रहा है सर नेगेटिव वाला एक एग्जांपल दीजिए। रॉबिन ये देखो यहाँ पे log 1/2 टू द बेस 2, आउटपुट कितना है -1, आउटपुट है -1, नेगेटिव आया कि नहीं। सिंपल सी चीज है गाइस, सबसे पहले याद रखना कि हम जिसका लॉग कैलकुलेट करते हैं और जो लॉग का बेस होता है, क्योंकि हमने देखा ना हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लॉग, ये सॉरी यहां लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पिछले स्लाइड में बात किए हुए हैं। ये क्या लिखा है येलो कलर से, log n टू बेस a, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। तो हम n का लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं, n का लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं a के रेस्पेक्ट में, n का लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं a के रेस्पेक्ट में। तो ये जो n होता है ये भी पॉजिटिव रहता है, और जो a होता है जो बेस होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद रखिएगा जिसका लॉगरिथम कैलकुलेट किया जाता है वो भी पॉजिटिव, और जो बेस होता है वो भी पॉजिटिव। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन होता है बेस पे कि बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। एक और सवाल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो मैं आपसे अगर पूछूं log 5 टू बेस 1, बताइए कितना आंसर बताओगे, log 5 टू द बेस 1 क्या आंसर बताओगे। आदित्य कह रहे हैं कि सर वो अनडिफाइंड कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। आदित्य आप देखो 1 का पावर 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 2 रखोगे तो भी 1 आएगा, 1 का पावर 3 रखो, 4 रखो, इवन फ्रैक्शन रखो, 1 का पावर 2.5 रखो तो भी 1 आएगा, 1 का पावर -7 रखो, -2.7 रखो, -3.8 रखो, कुछ भी पावर रखो आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो क्या हम एक फिक्स वैल्यू पे पहुंच पा रहे हैं, क्या हम एक फिक्स पावर पे पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि अब हम एक फिक्स पावर पे नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे अनडिफाइंड, क्योंकि हम इसका लॉग का आउटपुट नहीं बता पा रहे। लॉग का मतलब होता क्या है, 1 को कितने पावर से रेज करोगे, बेस को कितने पावर से रेज करोगे ताकि नंबर निकल कर आए।
तो यहाँ पे हम एक फिक्स पावर पे पहुंच ही नहीं पा रहे, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा गया है। ठीक है, ऋषु ने लिखा है कि सर नेगेटिव यदि पावर पर -1 रहेगा तब। यार एक तो मैं एक दो क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो रॉबिन आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चैट अभी इसका मतलब क्या है, log 5 विद बेस 1, इसका मतलब है 1 को कितने पावर से रेस करेंगे ताकि 5 आएगा, 1 को कितने पावर से रेस करेंगे ताकि 5 आएगा। वाह 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 वाह, प्रदीप प्रदीप रॉबिन गुलशन, हाई लेवल आंसर्स दिए आप लोगों ने, हाई लेवल। बताओ हाई लेवल आंसर क्या दिया है आपने? लिखा है, एक ने लिखा है 1 का पावर 1 बराबर 5, क्योंकि अगर आप आंसर में 1 लिख रहे हो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ 1 को कितना पावर से रेस करेंगे ताकि 5 आएगा, है ना? 1 को कितना पावर से रेस करेंगे ताकि 5 आएगा। तो वहां पे प्रदीप ने लिखा है 5। अब प्रदीप जी आप एक चीज बताओ, क्या 1 का पावर 5 होता है? अगर आपने लॉग का आउटपुट 5 लिखा है, इसका मतलब 1 को हम 5 पावर से रेस करेंगे तो 5 आएगा। होता है क्या ये चीज? रॉबिन और गुलशन आप लोगों ने भी अलग लेवल का आंसर दिया है। 1 आपने लॉग का आउटपुट लिखा है 1, इसका मतलब है 1 का पावर 1 करने से क्या 5 आता है? 1 का पावर 1 करने से 5 आता है क्या? 1 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 5 आएगा? यहां पे आई थिंक आप लोग अपना फोकस लूज कर रहे हो, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में, इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाइए 1 ही रहता है। और लिखा क्या, ये आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाते हैं तो 1 ही आएगा। तो अगर आपको आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो भी आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो। बिकॉज इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नो पावर। एक तरीके से कह सकते हो इसका कोई भी पावर नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन वाला केस है ये एक तरीके से। आदित्य ने लिखा इनफाइनाइट। आदित्य इनफाइनाइट कैसे होगा? क्या आप ये कह रहे हो कि 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी होता है क्या? 1 टू द पावर इंफिनिटी मतलब, इंफिनिटी का मतलब मान लो आपने बहुत बड़ा नंबर लिया, इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर हुआ, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी क्या वो 5 के बराबर होगा? खुद से सवाल पूछिए, क्या वो 5 के बराबर होगा? द आंसर इज नो। तो आई होप ये डाउट जिन जिन के मन में आ रहा है आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। log 5 टू द बेस 1 का मतलब होता है, और कोई भी मतलब log a विद बेस b का मतलब होता है बेस को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि नंबर निकल कर आएगा, बेस को कितना पावर से रेज करेंगे ताकि नंबर निकल कर आएगा, दिस इज द थिंग। तो आपको खुद से यही तो सवाल पूछना है, आपको खुद से यही सवाल पूछना है। अब आपको ये दिख जाएगा कि 1 का हम कुछ भी पावर करेंगे 5 आएगा क्या? 1 का कुछ भी पावर कर लो 5 नहीं आने वाला। तो क्या ये डिफाइंड होगा? तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे कुछ छोटी मोटी और चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है। जब a का वैल्यू 10 है, a हमारा बेस है यहां पे, हाँ a हमारा बेस है, दिस इज माई पॉइंट 1, दिस इज माई पॉइंट 1, दिस इज माई पॉइंट 2। अगर बेस 10 होता है, बेस का वैल्यू 10 होता है, तो हम देन वी राइट log b rather than log b with base 10। मतलब अगर आपका बेस 10 होता है ना, तो हमको फिर वहां पे बेस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मान लिया जाता है कि वहां पे बेस 10 है। तो इसलिए अगर आपको कोई बुक वगैरह में log b लिखा हुआ दिखे तो, और आपके दिमाग में सवाल है कि यहाँ पे बेस क्या होगा, तो आप योर आंसर विल बी द बेस इज 10, द बेस इज 10। अच्छा दूसरा चीज स्टूडेंट्स, जब बेस 10 होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, हम उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम बोलने से भी आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि इस लॉगरिथम में बेस का वैल्यू 10 है। ठीक है, और सेकंड, जब बेस का वैल्यू e के बराबर होता है, e होता है आपका एक्सपोनेंट कह सकते हो, नेपियर्स कांस्टेंट होता है।
नेपियर्स कांस्टेंट होता है और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है कि 2.7182 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ई जो होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है। इररेशनल नंबर का मतलब होता है उसका डेसिमल ना ही रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा, राइट। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा गया 2.71। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करें। बेस तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बेस कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1 को छोड़कर, बट उन सारे अलग अलग केसेस में से हम पर्टिकुलरली बात करें, अगर बेस 10 के बराबर होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम, और वहां पे बेस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर बेस ई के बराबर होगा तो हम उधर लिखते हैं लॉग के जगह हम लिखते हैं ln, लॉग के जगह हम लिखते हैं ln। ln आपको कहीं ना कहीं ये बताता है इनडायरेक्टली कि बेस वहां पे कितना लग रहा है, बेस वहां पे लग रहा है ई। तो लॉग देखो यहां पे लिखा हुआ है ln b रादर देन log b विद बेस, log b विद बेस e। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। बुक में अगर ये आपको कहीं पे दिखता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे e जो है उसको नेपियर्स बेस बोला जाता है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 2.7182 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आप पिछले वाले में बेस 10 था, इस वाले में बेस 2.71 है। अच्छा, जब बेस ई होता है, जब बेस ई होता है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो कहीं कहीं पे अगर आपको नेचुरल लॉगरिथम वाला वर्ड भी सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे बेस कितना है, वहां पे बेस है ई। ठीक है, तो सिंपल से चीज है, लॉग के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, उनमें से दो पर्टिकुलर केसेस की बात की जा रही है। जब बेस का वैल्यू 10 होता है हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, जब बेस का वैल्यू ई होता है हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। जब बेस 10 होता है तो हम सीधा एलओजी लिख के छोड़ देते हैं, और अगर जब बेस ई होता है तो हम एलओजी विद बेस ई की जगह एलएन लिखते हैं। हर्ष ने पूछा सर एलएन एंड लॉग में कोई डिफरेंस होता है क्या? हर्ष, अगर आप सिर्फ एलएन लिख रहे हो तो हमको समझ में आएगा कि वहां पे बेस ई है, और अगर आप सिर्फ लॉग लिख रहे हो तो हमको समझ में आएगा कि वहां पे बेस 10 है। इसके अलावा अगर कोई भी बेस है हर्ष तो हमको वहां पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को मैं बस ऐसे देखो, मान लो कहीं पे कोई बुक में आपको ऐसा दिख रहा है लॉग, कोई बुक में आपको दिख रहा है log 7, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ log 7 विद बेस 10। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको किसी बुक में लिखा हुआ दिख रहा है ln 7, तो ln 7 लिखने से आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि वहां पे क्या है, तो log e विद बेस, log 7 विद बेस e है। आ रही है बात समझ में? इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर बुक में log 7 लिखा हुआ है तो हमको पता चलना चाहिए वो log 7 विद बेस 10 लिखा हुआ है, और अगर ln 7 लिखा हुआ है तो हमको पता चलना चाहिए कि log 7 विद बेस e लिखा हुआ है। अमन, क्या ये एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है? दिस इज एन एग्जांपल, इट इज, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ln 7 लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ अमन? Sir, that second one E equals to E1. e is equal to, E equals to E. That one, please explain with example. example in the sense what type of example you want? I am saying that whenever you come across a question of logarithm, and if you देखो, basically whenever you will come across a question of logarithm there is possibility कि आपको ये दिख रहा हो, तो आपको हमको समझना पड़ेगा कि वहां पे बेस क्या है, क्योंकि लॉगरिथम का किसी भी क्वेश्चन को ऑपरेट करने के लिए हमको बेस तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपका जो एग्जांपल आप जो कह रहे हो वो एग्जांपल यही है कि अगर कहीं पे भी log 7 लिखा हुआ है और log के उधर बेस नहीं लिखा हुआ है, देन यू आर गोइंग टू कंसीडर द बेस एज 10। एंड कहीं पे अगर आपको log 7 लिखा हुआ है तो log ln 7 लिखा हुआ है, तो ln 7 से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे वी आर कैलकुलेटिंग log ऑफ 7 टू द बेस e। ओके Sir, you told that A equals to E is exponent when base is equals to exponent. That is what you are trying to say, that then the value will be 2.7. No, yaar. I'm saying that the base
if the base is e. सर आप बोले सर, हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, ज्यादा अच्छे से बोल सर पाओगे। जब बेस और हाँ सर जब बेस एक्सपोनेंट के इक्वल हो तो आंसर 2.7 कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं आंसर 2.7 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो ई होता है ना, उस ई को बोलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है हेयर, ये वर्ड को देखो, हेयर ई इज कॉल्ड एज नेपियर्स बेस एंड हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू 2.7182। तो यहाँ पे ई की वैल्यू की बात की जा रही है, मैं आउटपुट की तो बात ही नहीं कर रहा, आउटपुट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ई जो है, जैसे 10 होता है तो आपको पता चलता है 10 है। अब अगर मान लो कि आपको लॉग का बेस में ई दिख रहा है, तो आपके मन में ये आ सकता है ना कि यार ये जो ई है इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा log 7 विद बेस ई, आप खुद को क्या सवाल पूछोगे, आप खुद को पूछोगे ई को कितना पावर से रेज किया जाए ताकि 7 आएगा, और ई जो है उसका नंबर कितना है, वैल्यू कितना है, तो 2.71। तो कहीं ना कहीं आप खुद से पूछोगे कि 2.71 को कितना पावर से रेज किया जाए ताकि 7 आएगा। Am I clear? तो I was talking about the value of e, not the output of logarithm. तो सर इसका यूज क्या है? इसका यूज क्वेश्चंस में आएगा यार, कैलकुलेशन ठीक है वगैरह सर। में आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, तो वहां पे आपको पता चलेगा ना कि अच्छा ln लिखा हुआ है तो बेस ई होगा। अभी तो हमने जस्ट शुरू किया, इट्स ओनली 30-40 मिनट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर, चलो जल्दी से पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तो ट्राई आउट दिस क्वेश्चंस। हाँ ऋषु, हर्ष, यू कैन, जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, ठीक है। विवेक, अगर सिर्फ log 6 लिखे हुए हो तो समझ जाना कि वो log 6 टू द बेस 10 है। आदित्य, ln इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ln इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, वो आपको बता रहा है कि log कैलकुलेट किया जा रहा है बेस ई लगा के। चलो एवरीवन, आपको 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट भी बहुत है, इनफैक्ट 3 मिनट का टाइम है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अमन सेकंड वाला आंसर गलत किए हो, मृगंक पहला दोनों सही है। बाकी लोग पार्टिसिपेट यार, पार्टिसिपेट इन द चैट, until and unless you won't participate, it's not going to make any kind of benefit to you. प्रदीप गलत है, दोनों गलत लिखे हो प्रदीप। आदित्य सेकंड सही है, गुलशन सही लिखे हो जो है, मानस वो सही है, रॉबिन गलत। रॉबिन आप खूब गलतियां करते हो, बहुत गलती करते हो आप। विवेक गलत, अमृता गलत है। चेक करो यार, जो डेफिनेशन बोला है खाली उस डेफिनेशन में, अभी तक तो हमने फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं देखा, ये क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे कर सकते हो। हाँ विवेक, मैंने वही बोला, सेकंड का आंसर जो आप दिए वो गलत दिए हो। सनी, सेकंड वाला गलत है। गुलशन गलत है, थर्ड वाला जो लिखे हो। देखिए मैं पहला वाला क्वेश्चन से शुरू करता हूं, पहला वाला क्वेश्चन से शुरू करता हूं, पहले 2 क्वेश्चंस करूंगा, फिर थोड़ा टाइम दूंगा थर्ड वाले के लिए, ताकि थर्ड वाला आप दोबारा ट्राई कर सको। तो log 27 विद बेस 81 जब है, log 27 विद बेस 81 है, मान लो कि इसकी वैल्यू x के बराबर है, मान लो इसकी वैल्यू x के बराबर है। क्या हो गया अमन, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है, आप कुछ लिख रहे हो।
So log 27 with base 81 is equal to let's say x. तो आपको अब क्या सोचना होता है, आपको सोचना होता है 81 को x पावर से रेस करने से 27 आएगा, 81 को x पावर से रेस करने से 27 आएगा। अब 81 और 27 में खासियत क्या है कि दोनों 3 के पावर्स में आते हैं। 81 और 27 में खासियत ये है कि दोनों 3 के पावर्स में आते हैं। 81 होता है 3 का पावर 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 to the power 4x, और 27 होता है 3 का पावर 3। तो अब दो नंबर सेम होते हैं और अगर उनका बेस सेम है तो उनका पावर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है 3 to the power 4x is equal to 3 to the power 3। दोनों नंबर सेम है, दोनों के बेसिस सेम है, तो दोनों के पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो 4x is equal to 3 हो गया। अब 4x is equal to 3 हो गया तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया, x का वैल्यू निकल कर आया 3/4। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आई कैन सी चैट में धीरे धीरे लोगों के आंसर सही आ रहे। कनिष्का फर्स्ट का आंसर सही लिखी हो, लेकिन सेकंड वाला गलत है। आयुष थर्ड वाला गलत है। मृगंक वो गलत लिखे हो। गुलशन गलत है। आदित्य गलत। हर्ष अभी भी थर्ड वाला गलत है। ठीक है ना, हमेशा क्या करो, अभी हम फॉर्मूलाज वगैरह आगे देखेंगे तो थोड़ा सा और आसान होगा, बट अभी एक डेफिनेशन के बेसिस पे हमको सिर्फ इतना समझना था कि log 27 टू द बेस 81 को x मान लिए, तो 81 को कितना पावर से रेस करने से 27 आएगा, क्योंकि हमने उसको x मान लिया है तो 81 को x पावर से रेस करने से 27 आएगा। अब 81 और 27 दोनों में ये खासियत है कि हम उसको दोनों 3 के पावर्स में आते हैं, दोनों 3 के पावर्स में आते हैं, तो हमने उसको 3 का पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों नंबर सेम है, दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर भी सेम होने चाहिए। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, log 100 टू द बेस 10। तो यहां पे भी मान लो कि हमने उसको x के साथ अज्यूम कर लिया, तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। तो यहां पे अब आपको सिंपल सा सवाल क्या पूछना था, बेस है 10, log का आउटपुट हमने x माना हुआ है, तो 10 को x पावर से रेस करने से 100 आ रहा है, तो खुद को इतना ही पूछना है 10 को कितना पावर से रेस करेंगे तो 100 आएगा, 10 को कितना पावर से रेस करेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। खासियत ये है कि 100 जो लिखा हुआ है उसको भी हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, तो जो 100 हो गया वो बन गया आपका 10 टू द पावर 2। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल कर आया, तो x का वैल्यू 2 निकल कर आया, x का वैल्यू 2 निकल कर आया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब आते थर्ड वाले पे, जहां पे लोगों को गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो थर्ड वाले में log 9√3 1/3 इज इक्वल टू x, इसको x मान लिया, तो कहीं ना कहीं 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9√3 है ना। तो अब अपने को सवाल क्या पूछना है, 1/3 को कितना पावर से रेस करे ताकि 9√3 आएगा। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आना लाजमी है, क्योंकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ी सी सोच और लगाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां भी 3 दिख रहा है, 1/3 है तो उसको 3 का पावर -1 लिख सकते हैं। और ये जो 9√3 है, ये जो 9√3 है, इसमें जो आपको 9 दिख रहा है, उस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और जो √3 है, तो रूट का मतलब पावर कितना होता है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको लिखा जा सकता है 3 का पावर 1/2, है ना, इसको लिखा जा सकता है 3 का पावर 1/2। तो हम फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये बनेगा आपका 3 टू द पावर -1, क्योंकि अंदर 1/3 है, 1/3 को हम 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं होल टू द पावर x, और यहाँ पे देखिए 9 को हमने 3 स्क्वायर बना दिया और √3 को हमने 3 टू द पावर 1/2 बना दिया। अब क्योंकि 9 और √3 मल्टीप्लीकेशन में थे, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1/2 भी मल्टीप्लीकेशन में होंगे, और अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 का पावर 2 + 1/2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया,
तो यहाँ पे हमारे पास आया 3 to the power minus x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, तो 3 to the power 5/2 आया। तो 3 to the power minus x is equal to 3 to the power 5/2 हुआ। अब दोनों बेसिस सेम है, दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2 minus x is equal to 5/2 implies x is equal to minus 5/2. This becomes the answer of this question. अब आदित्य ने सवाल पूछा है कि -1 कैसे हुआ। आदित्य, जो चीज बार बार मैं कह चुका हूं, ध्यान नहीं देते हो, दिखाता हूं मैं। एक क्वेश्चन हमने किया है, ये याद करो। तो ये अभी हमने किया था, log 1/2 टू बेस 2 का वैल्यू -1। यहाँ पे मैंने लिखा था a टू द पावर -1 क्या होता है, 1/a होता है। तो 1/a में अगर हम a के ऊपर पावर लगाना चाहेंगे तो क्या पावर आएगा, -1 का पावर आएगा। तो यही चीज यहाँ पे यूज की हुई है। 1/3 है तो 1/3 को क्या लिखे हम, 3 का पावर -1 लिखे, 3 का पावर -1 लिखे, वो वही से आया है। तो यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन अभी आपको दिख रहे हैं, ये सारे कैलकुलेशन मैंने वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर पहले ही समझाया था। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम का डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए है। जेई मेंस में सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं मृगांक, ये क्वेश्चन जेई मेंस में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो आप कह सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान आ सकते हैं, मतलब ये एक स्टेप हो सकता है। जेई के क्वेश्चंस इससे तो मुश्किल होंगे, ये तो एनसीईआरटी लेवल कह सकते हो। यस आदित्य, एग्जैक्टली। बाकी लोग, एनी इश्यूज एनीवन? कोई दिक्कत किसी को? ओके, सब कोई नो 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 कर रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आई थिंक डेफिनेशन कैसे काम करता है ये अपने दिमाग में क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, यहाँ पे सिंपल सी चीज है जो आई थिंक अमन ने उस टाइम पे सवाल पूछा था तो मैंने बता ही दिया था। Why unity has been excluded from the base of logarithm? Unity का मतलब होता है 1, तो कहीं ना कहीं ये है why 1 has been excluded from the base of logarithm. बेस लॉगरिथम के बेस से 1 को क्यों हटाया गया? तो उसका मेन रीजन है कि 1 टू द पावर एनीथिंग करोगे तो 1 आएगा, है ना? 1 टू द पावर एनीथिंग करोगे तो 1 आएगा। एंड ये मेन रीजन है जिसके कारण इसको रिमूव किया गया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 का कितना पावर करोगे, 2 का कितना पावर करोगे ताकि 4 आएगा, तो आपका आंसर होगा 2। बोलोगे ना आप? 2 बोलोगे। 2 का पावर 2 करने से 4 आता है। सिमिलरली 2 का पावर 3 करने से 8 आता है। अब बीच में सिंपल सा अगर दिमाग लगाएं तो बीच में भी तो नंबर्स हैं, बीच में भी नंबर्स है 4 और 8 के बीच में, तो क्या उनके लिए भी 2 के कुछ कुछ पावर्स लाई करेंगे? माय क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैंने पूछा आपसे क्या 2 का कोई ऐसा पावर होगा जिसकी वैल्यू 5 के बराबर हो या अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर हो? क्या लगता है आपको? 2 का कोई ऐसा पावर होगा जिसका वैल्यू 5 के बराबर हो? आप नेचुरल नंबर मत सोचिए, आप नेचुरल नंबर मत सोचिए। लोगों का कहना है नो। एक बार कैलकुलेटर यूज करके देखो, कैलकुलेटर यूज करके देखो 2 का कितना पावर, या गूगल में टाइप करके देखो व्हाट इज द पावर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 5। आपको दिखेगा कि आपको आंसर मिल रहा है।
ठीक है, आप चेक करोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी। ट्राई इट आउट, ट्राई कीजिएगा, आपको ये चीज पता चलेगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्टली डेसिमल में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो यहाँ जो x होगा, उस केस में जो x होगा ये डेसिमल में आएगा। तो यहां से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कि 2 के ऊपर डेसिमल पावर लगाने से हम अलग अलग नंबर पे पहुंच पा रहे हैं। सिमिलरली 2 की जगह मान लो 10 होता, 15 होता, 18 होता, 19 होता, 21 होता, कुछ भी होता, या इवन और भी अलग अलग कुछ भी बेस मान लो, तो उन सारे बेसिस का कुछ कुछ पावर लगाकर आप किसी नंबर पे पहुंच सकते हो। लेकिन 1 के साथ दिक्कत यही थी कि 1 का कोई भी पावर लगाते तो 1 ही आएगा, 1 का कोई भी पावर लगाओगे तो 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का कितना पावर लगाने से 5 आएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 का कितना पावर लगाने से 5 आएगा, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या ऐसा कोई पावर है 1 का जिसका वैल्यू 5 के बराबर है? क्या ऐसा कोई पावर है 1 का जिसके कारण वो 5 आता है? नहीं ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 का नो पावर, 1 का कोई भी पावर ऐसा नहीं है जिसके बराबर 5 होती है। तो आप देखो कि यहां पे तो ये हम पहुंच पा रहे थे, 2 के केस में इस तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं था, 2 के केस में या किसी और बेस के केस में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था, है ना। देखो हमने बोला आपको, लॉगरिथम का कंडीशन में बताया कि हम लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं और बेस भी हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव में 1 को छोड़ के बेस आप कुछ भी ले सकते हो। 1 को क्यों छोड़ा जा रहा था? वो इसलिए छोड़ा जा रहा था क्योंकि 1 के अलावा आप किसी भी नंबर में कोई भी पावर लगाइए कहीं भी पहुंच सकते हो। 1 के जगह बाकी कोई भी नंबर लीजिए, उसके ऊपर कोई भी पावर लगाकर आप कहीं भी पहुंच सकते हो। लेकिन 1 के साथ दिक्कत ये थी कि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाइए 1 ही आता है। तो अगर आपको किसी दूसरे नंबर पे पहुंचना था, जैसे कि 5 पे पहुंचना था, हम नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसा 1 का पावर एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे आप 5 पे पहुंच पाओ। मान लीजिए आप 2 पे पहुंचना चाहते थे, तो 1 का ऐसा कोई भी पावर नहीं है जिसके कारण आप 2 पे पहुंच पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप वो फील समझ पा रहे हो कि द रीजन व्हाई 1 हैज बीन एक्सक्लूडेड इज बिकॉज उसकी कंडीशंस बहुत है, उसकी मूवमेंट ज्यादा नहीं हो सकती है। वो 1 का कोई भी पावर लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर पे हम पहुंच नहीं सकते, राइट। दिस इज द प्राइम रीजन। और बाकी बेसिस के केस में ये दिक्कत नहीं है, बाकी केसेस में यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये ग्राफ है लॉगरिथम फंक्शन का। बेसिकली ग्राफ वाली चीज हम लोग कहीं ना कहीं जब फंक्शन चैप्टर आएगा तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ये जो कर्व दिख रहा है, 2 केसेस है। एक केस होता है जहां पे आपका बेस 1 से बड़ा है, और एक केस होता है जहां पे आपका बेस 0 से 1 के बीच में है। तो जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है तो आप देख सकते हो ग्राफ आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ आपका धीरे धीरे ऐसा है, यहां पे ग्राफ आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। इसका छोटा सा रीजन है, इसका छोटा सा रीजन है इसलिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक केस लेता हूं, 2 टू द पावर 1, तो मैंने बेस लिया है 2, बेस लिया है 2, और 2 हमारा 1 से ज्यादा होता है, तो 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया 4, 2 का पावर 3 हो गया 8, 2 का पावर 4 हो गया 16। तो इस तरीके से आपको जो छोटी सी ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं हमारा y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं हमारा y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में जब आप बेस लेते हो 0 से 1 के बीच में, तो आपका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है आउटपुट धीरे धीरे घटते जा रहा है। वो देखो कैसे होगा, तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूं 0 पॉइंट, मैं यहाँ पे ले रहा हूं 0.5, तो 0.5 का पावर 1 रखोगे तो 0.5 आएगा। फिर लेते हैं हम लोग 0.4, सॉरी 0.5 के ऊपर अब पावर 2 रख देता हूं, तो 0.5 के ऊपर जब पावर 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 0.25।
आपको मिलेगा 0.25। तो पावर बढ़ा लेकिन आउटपुट घटा, देख रहे हो 0.5 बड़ा होता है 0.25 से। सिमिलरली 0.5 होल टू द पावर 3, अब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तो आपको कितना मिलेगा 0.125 मिलेगा। तो यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां सिंपल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि पावर बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घटते जा रहा है। इसीलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सेकंड वाले के ग्राफ में आप देख सकते हो कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, ग्राफ नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा था, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा था, ठीक है, डिक्रीज कर रहा था एक्चुअली में। रॉबिन में यहां पे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब इस केस में क्या है, ये केस जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे हमने जो बेस लिया है 2 हमारा ग्रेटर देन 1 है, यहां पे हमने बेस लिया है 0.5। 2 के केस में क्या है, तो 2 के केस में आप देख सकते हो कि 2 का जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हो आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं। 2 का पावर 1 2 के बराबर, 2 का पावर 2 4 के बराबर, 2 का पावर 3 8 के बराबर, 2 का पावर 4 16 के बराबर। तो जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं हमारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए अगर हम ग्राफ को भी ऑब्जर्व करें तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ जब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आउटपुट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड केस में जब हम 0.5 जब हमने बेस लिया है, ये सेकेंड कंडीशन क्या दिख रही है आपको, ये सेकेंड कंडीशन यहाँ है ना, 0 से 1 के बीच में बेस अगर है तो वहां पे ग्राफ दिख रहा है नीचे की तरफ जाते हुए, मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया कि जब हमने बेस लिया 0.5, 0.5 का पावर 1 0.5 होता है, 0.5 का पावर 2 0.25 होता है, 0.5 का पावर 3 0.125 होता है। तो जैसे जैसे हम बेस को डिक्रीज करते जा रहे हैं, सॉरी जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारा आउटपुट देखो डिक्रीज होते जा रहा है। 0.25 जो है वो 0.5 से छोटा होता है, उसके नीचे 0.125 जो लिखा हुआ है वो 0.25 से छोटा होता है। तो वैल्यू छोटी होती जा रही है लेकिन पावर तो बढ़ते जा रहा है। तो इस छोटे से ऑब्जर्वेशन से मैं कह सकता हूं कि इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ग्राफ में ऐसा अभी कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की, इसका डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस में होगा। आते हैं अब कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्टार्टिंग में अभी जो 3 फॉर्मूलाज है ये तो डेफिनेशन के बेसिस पे ही निकल के आ गया, यही चीज लिखा हुआ है। यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग वी हैव 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। लॉगरिथम के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर ही हमारे 3 डिडक्शन निकल गए। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बताइए लॉग एन विद बेस एन क्या होगा, आपसे अगर मैं मान लो कि वो नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, आपसे पूछूं कि log 5 विद बेस 5 कितना होगा, आप कितना बोलोगे? 5 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा, बोलो 5 को कितना पावर से रेज करोगे ताकि 5 आएगा? द आंसर इज 1 ना, द आंसर इज 1। तो यहां पे भी वही चीज लिखी हुई है यार, यहां अगर आप देखो रहे हो तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है। पहला फॉर्मूला यही है, log n विद बेस n कितना होगा, 1 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको खुद से क्या पूछना है, n को कितना पावर से रेज करे ताकि n आएगा, 1 पावर से रेज करना है। सेकेंड वाला ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ये कहां पे समझाया था मैंने, यहां पे इस वाले एग्जांपल में, जब आपसे मैंने log 1/2 टू द बेस 2 पूछा था तो उसका आउटपुट -1 आया था, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, log n टू द बेस 1/n। तो 1/n को कितना पावर से रेज करोगे ताकि n आएगा, आपको क्या पूछना है खुद से, 1/n को कितना पावर से रेज करोगे ताकि n आएगा। सो द आंसर इज -1, बिकॉज जब भी हम पावर में -1 लगाते हैं वो बेस को पलट देता है, जब भी पावर -1 होता है वो बेस को पलट देता है, तो 1/n बन जाता है n, 1/n बन जाता है आपका n, ओके। तीसरा log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने आप लोगों को फिर से वहीं पे बता दिया था कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है,
प्रोवाइडेड a इज नॉन जीरो। ये तो सिंपल क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पे ही समझ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? हरी अप गाइस, टेल मी अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो। कोई दिक्कत हो रहा है हैंड रेस कीजिए जल्दी से। ओके, नो नो आ रहा है सब कुछ। चलो फिर अब आते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। यू कैन से दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 4। पहले थे 3 फॉर्मूलाज, दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 सेज a टू द पावर, ध्यान से देखो a के ऊपर पावर लगा है, पावर में लॉग दिख रहा है, log n टू द बेस a, इसका वैल्यू n के बराबर है। इसको समझना पड़ेगा कि a के ऊपर पावर लगा है log n टू द बेस a, और इसका आउटपुट किसके बराबर है? इसका आउटपुट n के बराबर है। इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। एग्जांपल के मुताबिक 2 के ऊपर अगर log लगा हुआ है, log मान लो हम 7 कैलकुलेट कर रहे हैं और बेस सेम है, तो जो चीज देखनी होती है कि log का बेस और पूरा एक्सप्रेशन का बेस सेम होना चाहिए। तो दोनों जगह 2 2 दिख रहा है ना, दोनों जगह 2 2 दिख रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट फॉर्मूला के मुताबिक 7 आएगा। यहां पे कह सकते हो कि log हट जाता है, हमारा आउटपुट 7 आता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी दिखा देता हूं, छोटा सा डेरिवेशन भी दिखा देता हूं। हम क्या देख रहे हैं? हम अभी देख रहे हैं a के ऊपर log n विद बेस a को देख रहे हैं, है ना? a के ऊपर log n विद बेस a को देख रहे हैं। चलिए मान लेते हैं लेट वो जो log वाला एक्सप्रेशन है, वो जो log वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हमने x मान लिया, log n विद बेस a को हमने x मान लिया। तो गाइस याद करो, याद कीजिए जो सबसे पहले ये वाली जो चीज है, ये समझ में आ रहा है ना कि log अगर हटाना चाहते हैं, अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं। कहने के लिए इसका मतलब होता है a को x पावर से रेज किया तो n के बराबर होता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे के बराबर है, मैंने बताया था उस टाइम पे। और हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ने के हिसाब से। तो इसी का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। और अगर आपसे मैं सिंपली पूछूं कि log n विद बेस a का वैल्यू अगर x लिखा हुआ है, log n विद बेस a का वैल्यू अगर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं कि a को x पावर से रेज किया गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि a को x पावर से रेज किया गया तो n आएगा? टेल मी यस और नो। सिर्फ चैट में इतना बताओ कि अगर हमने log n विद बेस a को x माना है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि a का पावर x से रेज करेंगे तो n आएगा। टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। तो अब सोचो गाइस, ये x क्या था? ये x तो यही एक्सप्रेशन था ना, ये तो यही एक्सप्रेशन था। तो अगर मैं इस x के जगह पे x हमने जिसको माना है, अगर हम उसको लिख दे, तो x हमने माना था log n विद बेस a को, तो हमने किसको माना है? log n विद बेस a को हमने x माना था, तो x के जगह वो लिख दिए। देखो ये फिर n के बराबर होना चाहिए कि नहीं? राइट? आ गया प्रूफ? छोटा सा प्रूफ था, एकदम सिंपल सा। बस क्या करना था, ऐसे तो फॉर्मूला याद रख लो तो भी काम चल जाएगा, बट जस्ट फॉर लिटिल अंडरस्टैंडिंग, log वाले पार्ट को x मान लिया गया और वहां से log हटा दिया, वहां से log हटा के उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, तो a टू द पावर x बराबर n होगा। अब a टू द पावर x अगर n के बराबर है और x हमने जिसको अज्यूम किया था, तो x हमने जिसको अज्यूम किया था उसको वहां पे लिख दिया अगले स्टेप में, तो a टू द पावर log n विद बेस a किसके बराबर हो गया? n के बराबर हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? ये छोटा सा डेरिवेशन समझ में आ गया?
अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं यार। अगर किसी कहीं पे हमको दिख रहा है 5 to the power log of 6 to the power 5, 5 to the power log of 6 to the power 5 नहीं, बेस 5, log 6 to base 5, आप आंसर कितना बोलोगे? आप आंसर कितना बोलोगे? आयुष गलत है। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट शुड बी इक्वल टू 6 ना, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको अपने मन को ये समझाना है कि ये सारा चीज हट जाता है। ये सारा चीज क्या होता है, ये सब लिख लो ऐसे, क्लास के बाद ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ये सब हट जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सिर्फ 6, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला वहां पे, चौथा फॉर्मूला यहां पे। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, लॉग ऑफ एम एन। ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको देखो, इधर देखो, लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए। तो आप m और n दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका लॉग निकालना चाहते हो, उसको लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a, ठीक है। मैं पहले वाले का एक एग्जांपल यहां पे लिखना चाहूंगा। पहले वाले का मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं कि मान लीजिए कहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आ रहा है log 6 विद बेस 2, एग्जांपल के तौर पे। तो आप इसको 6 क्या होता है, 2 into 3 होता है, 6 आपका 2 into 3 होता है। तो अगर आप चाहो तो अब यहाँ पे जो आया है नंबर, लेट से मैं थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको 2 की जगह 5 कर देता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम log 6 विद बेस 5 कैलकुलेट कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने देखा कि 6 जो है वो 2 into 3 होता है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, log of m into n। log of m into n क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू log m विद बेस 5 प्लस log n विद बेस 5। तो यहां पे ही जो हम कह रहे थे कि जो 2 into 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, वो मल्टीप्लीकेशन का लॉगरिथम से क्या किया गया, उसको एडिशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चंस वगैरह में इसका हेल्प होता है, सॉल्व करने में चीजें आसान होती है। एज ऑफ नाउ बस मुझको समझ में आना चाहिए कि हमारी साहब ये ऐसे लगता है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हो, और 2 into 3 लिखने के बाद इंडिविजुअल लॉगरिथम कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहां लिखा हुआ है इन जनरल log a, अगर आप log कैलकुलेट करो x1 x2 x3 करके xn, मतलब सोचो इतने सारे चीजों का मल्टीप्लिकेशन है x1 x2 x3 xn तक, और बेस a है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप इंडिविजुअल नंबर का log कैलकुलेट करो सेम बेस के साथ और जोड़ते जाओ। तो आप x1 का log कैलकुलेट करोगे बेस a पे, प्लस x2 का log कैलकुलेट करोगे बेस a पे, प्लस x3 का log कैलकुलेट करोगे बेस a पे, ऐसे चलते रहेगा। तो मैं उसका भी एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूं। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि मान लो आपके यहाँ पे था log a b c d, एग्जांपल दे रहा हूं, खाली ये 2 पे नहीं, 3 4 5 6 7 10 कितनी भी चीजों के मल्टीप्लिकेशन पे काम कर सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे बेस था 5 और ऊपर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी था। तो आप क्या कर सकते हो, आप a का log कैलकुलेट कर सकते हो बेस 5 पे, प्लस आप b का log कैलकुलेट कर सकते हो बेस 5 पे, प्लस आप log c कैलकुलेट कर सकते हो बेस 5 पे, एंड प्लस आप log d भी कैलकुलेट कर सकते हो बेस 5 पे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज लगेगा। अच्छा, अब तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें एडिशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर आप सेकेंड फॉर्मूला को ऑब्जर्व करोगे, तो सेकेंड फॉर्मूला में डिवीजन में जो चीजें हैं m by n,
मतलब m बाई n का log निकाला जा रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? log m माइनस log n। वो किसके बराबर होगा? log m माइनस log n के बराबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। तो यहां कह सकते हो, अगर मैं सेकेंड वाले का अगर एक एग्जांपल लिख दूं, log लेट्स से log 10/3 है और बेस है लेट्स से 7 है, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पे डिवीजन जो है उसको क्या कर सकते हो? log 10 विद बेस 7 लिख सकते हो, माइनस log 3 विद बेस 7 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा थर्ड फॉर्मूला है log m टू द पावर अल्फा। ये देखो ध्यान से, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, m टू द पावर अल्फा है। अब ये m टू द पावर अल्फा में क्या होता है? log के हिसाब से वो जो अल्फा होता है वो बाहर आ जाता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप ऐसे समझ जाइए कि आपके पास है log ऑफ a टू द पावर, कुछ भी लिख लो, x, a के ऊपर पावर है x और यहाँ पे बेस है b। तो ये फॉर्मूला कहता है कि आप उस पावर को बाहर ला सकते हो, आप उस पावर को बाहर ला सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x बाहर आ जाएगा, x इंटू लॉग a विद बेस b हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उस पावर को हम बाहर लेकर आ गए। तो इसको मैं यहां पे अगर एक छोटे से एग्जांपल से प्रूव करना चाहूं, मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं log 8 विद बेस 3। अब आप ही बताओ स्टूडेंट्स, log विद बेस 2, आप ही बताओ कि log 8 विद बेस 2 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। log 8 विद बेस 2 का वैल्यू कितना होगा? द आंसर विल बी 3। अगर आपने क्या सोचा, 2 को कितना पावर से रेज करेंगे तो 8 आएगा, आपने सही सोचा 3। अब वो फॉर्मूला को अब चेक कर लेते ना कि फॉर्मूला से सही आ रहा है कि नहीं। यहीं पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। तो देखो वो जो अंदर जो 8 लिखा हुआ है, उस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। और 2 का क्यूब में फॉर्मूला कह रहा है कि जो पावर है आप उस पावर को बाहर ले आइए। तो 2 का क्यूब में पावर है 3, तो उस पावर को हम बाहर लेकर आ गए। तो बाहर ले आए तो 3 इंटू क्या बनेगा? ये बन जाएगा log 2 विद बेस 2 बन जाएगा। पावर बाहर लेकर आ गए, log 2 विद बेस 2 बन गया। अब आप बताओ कि log 2 विद बेस 2 का वैल्यू कितना है? log 2 विद बेस 2 का वैल्यू कितना है? log 2 का वो तो 1 है ना। 2 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 2 आएगा? तो द आंसर इज 1। आदित्य, आप बीच बीच में इंटरनेट के कारण आप निकल बाहर करते हो और फिर आप सेकंड पे आ जाते हो। प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 बिकम्स 3। ठीक है, अच्छा चौथा फॉर्मूला, इसके बाद व्हाट डू वी हैव, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला क्या कह रहा है? चौथा फॉर्मूला कह रहा है log ऑफ m, अब बेस है अल्फा टू द पावर बीटा, बेस है ए टू द पावर बीटा, सॉरी ए टू द पावर बीटा है। इसको मैं देखो ऊपर वाला थर्ड वाला फॉर्मूला और फोर्थ वाले फॉर्मूले में अंतर समझो। थर्ड वाला फॉर्मूला और फोर्थ वाले फॉर्मूले में अंतर समझो। थर्ड वाले फॉर्मूले में क्या था? m के ऊपर पावर लगा था, तो वो पावर बाहर आ गया। फोर्थ वाले में क्या है? बेस के ऊपर पावर लगा है, तो वो भी बाहर आएगा। लेकिन जब बेस से पावर बाहर निकालते हो तो डिनोमिनेटर में बाहर निकलेगा। समझ रहे हो? यहां इसीलिए 1 बाई बीटा लिखा हुआ है। दोनों में अंतर समझो तो आपको नया फॉर्मूला की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, आप रिलेट कर पाओगे। ऊपर वाले में क्या था? नंबर से पावर निकालते हो तो न्यूमरेटर में निकलता है, और बेस से पावर निकालते हो तो डिनोमिनेटर में निकलता है। तो इसको भी समझाने के लिए एक यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से यहां पे मैं रख देता हूं
8 को रख देता हूं और यहां पे मैं रख देता हूं 4 को। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए 8 को कितना पावर 4 को कितना पावर से रेस करेंगे ताकि 8 आएगा, 4 को कितना पावर से रेस करेंगे ताकि 8 आएगा, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि आपको ऐसे वर्बली आप कोई पावर नहीं बता पा रहे हो, वर्बली आप कोई पावर नहीं बता पा रहे हो कि सर 4 का ये। लेकिन अगर हम बेस को देखें, हम अगर बेस को देखें तो हमारा बेस कितना है, हमारा बेस है 2 का स्क्वायर। तो हम इस बेस का जो पावर है ना उसको बाहर निकालते हैं, बेस के पावर को बाहर निकालते हैं। तो बेस की पावर को बाहर निकाला तो पावर था पावर था 2 का, वो बाहर 1/2 बन के निकलेगा, बाहर 1/2 बन के निकलेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log 8 विद बेस 2 बचा। तो फाइनली log 8 विद बेस 2 तो मेरा थर्ड ही है, log 8 विद बेस 2 तो मेरा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे हम इसको कैलकुलेट किए थे, कितना था ये 3 था, तो हम सीधा 3 रख सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 3 हमारा आंसर हो गया, मतलब 3/2 आपका आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि वो जो फॉर्मूलाज है वो सब यहाँ पे प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है, आंसर्स भी आ रहे हैं। जस्ट दैट प्रैक्टिस कर करके सबका एप्लीकेशन हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे अप्लाई करने से फायदा हुआ, कहाँ पे अप्लाई करने से फायदा नहीं हुआ। बस इतना था इस फॉर्मूले में कि बेस से पावर बाहर निकलता है तो डिनोमिनेटर में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमने फाइनली अगर देखे टोटल तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज था डेफिनेशन पे, ये फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी हो गया, और ये प्रॉपर्टीज के ऊपर, लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के ऊपर फिर हमने 4 फॉर्मूलाज देखे, सबका एक एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन है गाइस, लीव मत करो अभी, एक क्वेश्चन है, 11:30 बज रहे हैं, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर अगले 2 मिनट में मैं सॉल्व करूंगा और समझाऊंगा और क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, Mrigang, we will have all those type of questions also. ऐसे केसेस में ये मत सोचिएगा कि हमेशा इस तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा, कोई भी ऐसा मतलब अगर आप पूछ रहे हो सर log a प्लस log b, अगर आपके दिमाग में आ रहा है log a प्लस log b, तो log a प्लस log b का आप log of a भी लिख सकते हो, log of a भी लिख सकते हो, लेकिन log of a प्लस b नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम अगली क्लास में बात कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। जितना मैं प्लान किया था मैं उतना पहुंच नहीं पाया हूँ, देख सकते हो इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड्स रखे हुए थे। छोटा सा हिंट दे रहा हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा, आप चाहो तो इस 2 को बाहर ले आओ पावर से, ये जो x स्क्वायर दिख रहा है यहां से 2 को बाहर लाना चाहते हो तो ला सकते हो। Okay, so I can see Sunny and Kanishka has got the answer. Check कर लेता हूँ guys. ठीक है, सनी कनिष्का आंसर सही है आपका, अमृता गलत है, आयुष गलत है, हर्ष गलत है। आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो पुट करके। विवेक गलत है, पुट करके वेरीफाई कर ही लोगे। जिसका आंसर 1 आ रहा है देखो तो 1 डाल के हो रहा है क्या? मृगंग सही है, गुलशन सही है, मानस गलत है। ठीक है, मैं इस 2 को बाहर ले जाता हूं, ये जो 2 दिख रहा है x स्क्वायर के ऊपर उसको बाहर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 log of x विद बेस 2।
यहाँ पे भी क्या है 2 log of x with base 2 is equal to 8। तो अब ये 2 log x कितना हो गया 4 log x हो जाएगा, कह सकते हो log x कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 4 log x with base 2 this is equal to 8। अब हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log x with base 2 is equal to 2। तो अब अपने को इतना ही सोचना है कि x क्या होगा, 2 को 2 पावर से रेज करोगे तो x कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि नहीं। तो अगर हम यहां से log रिमूव करें, log को रिमूव करके अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते तो ये क्या लिखाएगा 2 का स्क्वायर लिखाएगा मतलब 4 है कि नहीं। ये तो आप यहां ले जाओगे ना, ये आपको आप यहां ले जाओगे तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा तो ये हो गया 4। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। इतना ही सोचना था कि 2 को पावर 2 से रेस किया है तब जाके x मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 कितना हुआ 4, मतलब x का वैल्यू 4 होगा, राइट। अच्छा, तो इसी के साथ मैं यहीं पे अभी फिलहाल क्लास को एंड करता हूं। कुछ क्वेश्चन होंगे स्लाइड के एंड में, आप उसको ट्राई कीजिएगा। क्लास एंड होते ही 10 मिनट के अंदर ये फाइल आपको अपलोड हो जाएगी। कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइएगा, लिंक पे मैथ्स में क्लिक कीजिएगा, लॉगरिथम लेक्चर 1 के नाम से फाइल को मैं वहां पे डालूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग लगभग मान के चलो 2-2:30 बजे तक अपलोड हो जाएगी, बिकॉज इसके बाद एक और क्लास है मेरी। लेकिन रिवाइज कर लेना, थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए, पहला क्लास है तो अपने एंड से किसी तरीके की कमी नहीं रहने देना। ठीक है, होमवर्क इसी के एंड में मिल जाएगा, ब्रिगम होमवर्क इसी के एंड में मिल जाएगा। आज पहली क्लास थी, थ्योरी ज्यादा था ना, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट नेक्स्ट क्लास में इट विल बी अ वेरी क्वेश्चन स्पेसिफिक सेशन होगा। प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही होगा वो, बस एक बेस चेंज थ्योरम बच गया है, उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो फिर मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बाय।